लेट्स दिस पेपर। तो आज हम जो पेपर करने जा रहे हैं दैट इज मई जून 2021 पेपर 4 वेरिएंट 1। और आज क्या करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं आई गेस इस पेपर को। सो यू विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12 which says electromagnetic radiation of a single constant frequency is incident on a metal surface. This causes electrons to be emitted. So what are we looking at? Photoelectric emission. Explain why maximum kinetic energy is independent of intensity of the radiation. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है उससे, नॉट डिपेंडेंट। सो वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाई इज इट नॉट द केस। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो फोटॉन्स की बनी हुई होती है। मेन आइडिया ही ये था, यही तो कंक्लूजन निकली थी इस पूरे एक्सपेरिमेंट से। तो हम वहीं से एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बात ऑब्जर्व हो गई, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर लिया कि ई मैक्स और इंटेंसिटी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने से या कम करने से ई मैक्स पे फर्क नहीं पड़ता। तो अब उन्होंने ऑब्जर्व तो कर लिया, वो कह रहे हैं इसकी रीजन क्या है, इसको इसके पीछे क्या फिजिक्स एक्सप्लेन करें। तो देन दे सेड ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? पैकेट्स ऑफ एनर्जीज कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स, फोटॉन की जो एनर्जी होती है, फोटॉन्स एनर्जी इज E equals hf. in other words, फोटोन की एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि इंटेंसिटी जो रेडिएशन की होती है उसका फोटोन की एनर्जी से, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि फोटोन की एनर्जी का जो है वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक है। सो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन is dependent on number of photons, number of photons arriving per second per unit time, right? तो हम ये बता रहे हैं कि रेडिएशन फोटॉन्स की बनी हुई होती है, फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जबकि इंटेंसिटी जो होती है वो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। सो जब व्हेन यू इंक्रीज or decrease the intensity, so changing the intensity जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो या कम करते हो तो क्या इससे फोटोन की एनर्जी पे फर्क पड़ता है? नहीं, इससे फोटोन की एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट चेंज फोटोन एनर्जी। एंड इफ फोटोन की एनर्जी इज नॉट अफेक्टेड देन क्लियरली इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो इससे वो एमिट हो रहा होता है वो भी अफेक्ट नहीं होगी। So that is essentially the whole reason behind this science. ठीक है बेटा? Alright. अब हम इस बात को आखिर में कंक्लूड ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक फोटोन से एमिट होता है, ठीक है? Each electron is emitted by interacting with one photon only. ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से आधी एनर्जी ले ले और दूसरे फोटोन से आधी एनर्जी ले ले। अगर ऐसा होता कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी सी एनर्जी ले रहा है पहले वाले फोटोन से, फिर एक और बाद में फोटोन आ रहा है उससे थोड़ी सी एनर्जी ले रहा है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो वो एमिट हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है।
एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से इंटरेक्ट करता है, अगर उस फोटोन के पास इनफ एनर्जी होती है वर्क फंक्शन से ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, और अगर नहीं होती तो फिर वो नहीं एमिट होता। इसलिए ये बताना जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से की इंटरेक्शन से एमिट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड वाला जो मैंने अलग में लिखा है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 250 नैनोमीटर है, इट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ जिंक मेटल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डिटरमिन करें एनर्जी ऑफ द फोटोन। वेल, एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है एच एफ या फिर एच सी अपॉन लेमडा भी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर निकालना है, बट यहाँ से आंसर आने लगेगा जूल्स में। तो आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू लिखेंगे, और वेवलेंथ को मीटर्स में लिखेंगे। ये जो जवाब आएगा ये जूल्स में आएगा। ठीक है, ये आएगा जवाब जवाब जूल्स में 7.96 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19, बट दिस इज जूल्स। How do you convert joules to electron volts? Well, you divide it by 1.6 times 10 to the power minus 19, the charge on a single electron, and that gives you 5.0 electron volts. तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ जिंक। वर्क फंक्शन का या तो आप डायरेक्ट वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लगाओ एच एफ नॉट, अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता हो। बट आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या पता है? नहीं पता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो पता ही नहीं है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगा के वर्क फंक्शन तो निकाल नहीं सकते। बट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी टोटल एनर्जी इक्वेशन है, वो वाली इक्वेशन क्या होती है? वो होती है जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो मेरे इलेक्ट्रॉन की है वो होती है फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी जो कि एच सी अपॉन लैम्डा से या एच एफ से आती है, माइनस वर्क फंक्शन एनर्जी। ऐसा ही है। अब इसके अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी है? उन्होंने बता दिया आपको कि 1.4 की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप सारी वैल्यूज, एक वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालोगे तो ये और ये वाली वैल्यू सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डालोगे। अगर इसको जूल्स में डालोगे तो ये भी जूल्स में होगा, ये भी जूल्स में होगा। सिंस वी नो बोथ ऑफ दीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वी कैन जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये 5.0 है और वर्क फंक्शन अननोन है। जब वर्क फंक्शन यहाँ से निकालेंगे तो आई गेस 5 माइनस 1.4 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ गया। सो फोटोन आता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी के साथ। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी के साथ वो आता है, मेटल को आके हिट करता है। इलेक्ट्रॉन जो है उसको 3.6 जूल्स की एनर्जी देनी पड़ती है जस्ट टू escape from the metal, and then the remaining 1.4 electron volts it will have is going to be its kinetic energy as it is being emitted from the metal surface. So this is the first question, pretty straightforward, बिल्कुल सारे स्टैंडर्ड सीधे सीधे क्वेश्चंस जिसमें आप वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हो। राइट, what you have is an X-ray tube, a modern X-ray tube. State how the modern X-ray tube, in a modern X-ray tube, intensity of the X-ray beam and its hardness are controlled. तो एक्सरे की ट्यूब के अंदर एक्सरे की इंटेंसिटी और एक्सरे की हार्डनेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है? पहले तो समझें कि इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी होती है कि एक्सरे के जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं ट्यूब में से, वो कितने ज्यादा फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा एमिट करवाने हैं तो जो हीटेड कैथोड, जो हीटेड फिलामेंट है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स आने हैं जो आके मेटल टारगेट को हिट करेंगे वो भी ज्यादा होने चाहिए। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आके हिट करेंगे मेटल टारगेट को तो उतने ही फोटॉन्स एमिट होंगे एक्सरे के। देयरफॉर यू नीड मोर इलेक्ट्रॉन्स कमिंग इन। तो जो हीटेड कैथोड है, जो कैथोड है फिलामेंट कैथोड, जहां से आपकी थर्मियोनिक इमिशन हो रही है, इसका करंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा हीट होना चाहिए। सो आप बताएंगे वेरी द करंट in heated filament।
ठीक है, जिस फिलामेंट में से ट्यूब के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर मेटल टारगेट को हिट करते हैं, उसके अंदर जो करंट है वो आप बढ़ाएंगे, वो ज्यादा हॉट हो जाएगा, ज्यादा हॉट होगा तो ज्यादा थर्मियोनिक एमिशन होगी, जितने इलेक्ट्रॉन जाके मेटल टारगेट को हिट करेंगे फिर उतने ही फोटॉन्स वहां से एमिट होंगे। दूसरी बात है हार्डनेस ऑफ एक्सरे। अब हार्डनेस ये है कि वो जो मेटल टारगेट से एक्सरे के फोटॉन्स निकल रहे हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी के हैं। Can we say alternating PD? You need to say alternating PD across the cathode filament. Yeah, you have to mention across the filament. Mention the filament, you can say current or PD, that's fine. But specifically जो कैथोड की बात हो रही है, जो फिलामेंट के अक्रॉस जो पावर सप्लाई है जिससे उसको करंट मिल रहा है, उस पीडी की बात करना फिर, ठीक है। यस, यू कैन यूज पीडी और करंट बोथ। हार्डनेस होती है कि जो एक्सरे के फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं मेटल टारगेट से, वो हाई फ्रीक्वेंसी के या लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मींस मोर एनर्जेटिक फोटॉन्स, ज्यादा हार्ड आपकी एक्सरे। लेकिन वो तभी हार्ड एक्सरे होगी जो आके इलेक्ट्रॉन मेटल टारगेट को हिट कर रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। So you need to accelerate the electrons more, and in order to accelerate the electrons more, जो कैथोड और एनोड के बीच में, हीटेड फिलामेंट और मेटल टारगेट के बीच में जो वोल्टेज है उसको ज्यादा होना चाहिए। सो आप बताएंगे you need to vary the voltage or PD between cathode and anode, or you can say the heated filament and the metal target। ठीक है, इसको accelerating PD भी कहते हैं। accelerating PD, the PD between the cathode and anode, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ एक्सेलरेट करके जाते हैं। ओके जी, थंब वाला क्वेश्चन। नहीं, थंब नहीं है, लिम्ब है। अ मॉडल ऑफ अ लिम्ब कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन। 3 सेंटीमीटर की बोन वाला पार्ट है, 9 सेंटीमीटर ओवरऑल थिकनेस है। तो इसका मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू वाली थिकनेस है वो तकरीबन आपकी 6 सेंटीमीटर की बनती है। उसके बाद कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे। आई नॉट जो है वो इनिशियल इंसिडेंट थिकनेस है, जिसको आप यहाँ से कह लो। आई सी जो है वो ट्रांसमिटेड थिकनेस है as it is passes through both the soft tissue and the bone। बट आई एस जो है ये वो वाली इंटेंसिटी है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो यहाँ से रिसीव होती है इफ द एक्सरेज ओनली पास थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू। सो सॉफ्ट टिश्यू की थिकनेस और सारी चीजों की थिकनेस बता दी। ये जो डेटा दिया हुआ है ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या लीनियर एटेन्युएशन कोफिशिएंट का दिया हुआ है, बोन और सॉफ्ट टिश्यू दोनों का। कह रहे हैं कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई एस निकाल दें जब वो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू में से जाएगी बीम। जब सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू में से जा रही है तो इट्स एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमें ये वाली इंटेंसिटी निकालनी है। एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर्स। एटेन्युएशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो आप यूज करोगे सॉफ्ट टिश्यू की 0.92 यूज करोगे। एंड यू नो द फॉर्मूला इज, जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है वो होती है जी इनिशियल इंटेंसिटी ई टू द पावर माइनस लीनियर एटेन्युएशन कोफिशिएंट इनटू एक्स। सो इट्स गोना बी, इन टर्म्स ऑफ आई नॉट ही निकालना है, तो आई नॉट मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर, म्यू की वैल्यू क्या लेनी है जी 0.92। वो पर सेंटीमीटर में, तो एक्स को भी आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कन्वर्टिंग द यूनिट्स। एंड दिस इज गोना बी 9.0 सेंटीमीटर्स। सो वी डू दैट, वी गेट अराउंड 2.5 times 10 to the power minus 4 टाइम्स द इनिशियल इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी आपको रिसीव हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे, ये आपने निकाल ली। अब वो कह रहा है कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई सी भी निकालो जब वो सॉफ्ट टिश्यू और बोन दोनों में से जाती है एक्सरेज। तो ऐसे में आपको 2 दफा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यू नीड टू डू कैलकुलेशन फॉर 6 सेंटीमीटर्स ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड फॉर द 3 सेंटीमीटर्स ऑफ द बोन। सो 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना ये पड़ेगा। देखो आई नॉट लिखा हुआ है ना आखिर में, इसलिए क्या मतलब आई नॉट आखिर में लिखा हुआ यहाँ है? से क्या? ओके, सो कैलकुलेट करें जी। आई नॉट यहाँ नहीं लिखते, सॉरी, यहाँ पे ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आती है। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो है वो आपकी, उसको खाली आई बोल लो, यहाँ पे आई नॉट आता है। और आई नॉट जो है उसको ई टू द पावर माइनस, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो सॉफ्ट टिश्यू के लिए पहले, तो सॉफ्ट टिश्यू का जो म्यू वैल्यू है वो यहाँ पे रखो, और सॉफ्ट टिश्यू की जो थिकनेस आप यूज करोगे
ये वाली जर्नी के लिए उसमें सॉफ्ट टिश्यू का ये वाला और ये वाला पार्ट है विच मेक्स अप 6 सेंटीमीटर्स 9 - 3 सो दिस विल गो 6 सेंटीमीटर्स। सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू की वजह से कितनी एटेन्यूएशन हो रही है और कितनी वेव ट्रांसमिट हो रही है पहले ये निकालो। ये कितनी आ जाएगी, a की पावर -0.92 into 6 आई एम गेटिंग 4.00 times 10 to the power -3 I0। उसके बाद मैं करता हूँ, ये थी सॉफ्ट टिश्यू के लिए। अब मैं कर रहा हूँ बोन के लिए सेम वर्किंग। यहाँ पे आ जाएगा बोन का एटेन्यूएशन कोफिशिएंट जो कि 2.9 है और बोन की थिकनेस जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास यहाँ से आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2.9 into 3 we get 1.67 times 10 to the power -4 I0। अब ये वाला और ये वाला इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो एंड यू गेट द ओवरऑल ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी दैट विल बी रिसीव्ड ओवर हियर। ठीक है, तो बोन वाला एटेन्यूएशन और सॉफ्ट टिश्यू वाली एटेन्यूएशन को आपस में मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6.68 और 6.68 को आप 6.7 भी लिख सकते हो टाइम्स 10 to the power -7। By reference to your answer, suggest with the reason whether good contrast is obtained or not। क्या यहाँ पे कंट्रास्ट अच्छा ऑब्टेन होगा इमेज का या नहीं। तो यहाँ पे आपकी फिल्म बनी हुई है, ये फिल्म बनी हुई है, यहाँ पे अच्छा कंट्रास्ट ऑब्टेन होगा या नहीं। बेटा इस बात को समझो कि यहाँ पे जो इमेज आके हिट करेगी, यहाँ पे जो आके एक्सरे हिट करेगी इतने रीजन में, इसको होना चाहिए ब्राइट, क्योंकि ये वाली जो इंटेंसिटी है जो यहाँ से यहाँ तक आके हिट कर रही है IC, इसकी वैल्यू लेस है। तो यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफिक फिल्म विल बी लेस ब्लैक। और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये डार्क होना चाहिए। ये वाला रीजन डार्क होना चाहिए क्योंकि ये वाली जो इंटेंसिटी आके हिट कर रही है इस वाले रीजन में आके ये वाली इंटेंसिटी ज्यादा है। लेकिन इन दोनों की इंटेंसिटी में कितना फर्क है, लेट्स सी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऊपर नीचे जो ज्यादा इंटेंसिटी है वो इतनी और जो कम इंटेंसिटी इतनी, इसमें कितना फर्क है। इफ यू लुक एट देयर पावर्स ऑफ 10 दैट्स बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ 3। why did we take 9 centimeters for soft tissue alone? Musahaf, I am going to answer your question because soft tissue के लिए जो सिर्फ हमें ये वाली इंटेंसिटी निकालनी थी बेटा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पास कर रहा था। तो ये पूरा का पूरा 9 सेंटीमीटर सॉफ्ट टिश्यू है ये। और जब हम दूसरा पार्ट कर रहे थे तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू का 6 सेंटीमीटर है और बोन का 3 सेंटीमीटर है, टोटल मिला के 9 है। तो भाई यहाँ पे 10 to the power -4 और यहाँ 10 to the power -7, that's a difference of around 1000 times, that this intensity is 1000 times more and that one is 1000 times less, so there is quite a lot of difference, इसलिए अच्छा कंट्रास्ट है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो IS की वैल्यू आई है जो कि नीचे वाली इंटेंसिटी है ये, और IC की जो वैल्यू, इनका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। IS जो है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू IC, so I would say good contrast, I would say yes, good contrast is obtained। ठीक है, all right, move on to the next question। can you repeat the film वाला पार्ट। बेटा अली मेरी बात सुनो, इधर इस वाले रीजन में जो यहाँ से इंटेंसिटी आके इधर हिट करेगी येलो वाले पार्ट को, वो लेस इंटेंसिटी है, और यहाँ पे जो आके इंटेंसिटी हिट कर रही है सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू से गुजर के जो इसको आके हिट कर रही है इंटेंसिटी, वो मोर इंटेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्म ब्लैक नहीं होगी। ठीक है, जितने ज्यादा एक्सरेज आके फिल्म को हिट करती है फिल्म उतनी ज्यादा ब्लैक होती है, और जितनी कम आके तो यहाँ पे कम आके हिट कर रही है तो दिस विल बी ब्राइट, दिस विल बी वाइट। एंड इसको फोटोग्राफिक फिल्म को यहाँ पे ज्यादा एक्सरेज पेनिट्रेट कर रही है बॉडी के अंदर से और सारी यहाँ आके हिट करेंगे तो ये वाला पार्ट ब्लैक होगा। अब ब्लैक
और व्हाइट के बीच में अच्छा कंट्रास्ट होने की कंडीशन क्या है कि ब्लैक और व्हाइट वाले रीजन में ये जो इंटेंसिटीज है इनका डिफरेंस अच्छा खासा हो, ज्यादा डिफरेंस हो। अगर इनका डिफरेंस कम होगा तो देन इट्स अ बैड कंट्रास्ट, अगर इनका डिफरेंस ज्यादा है तो दैट मींस इट्स अ गुड कंट्रास्ट। सो वी हैव अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 1000 टाइम्स, दैट मींस इट्स अ गुड कंट्रास्ट। लेंज़ेस लॉ, लेंज़ेस लॉ को स्टेट करें। ओके जी, ओके। द डायरेक्शन ऑफ induced current here, induced EMF, right? Direction of induced EMF and current is such that it opposes the effect or opposes the change। किसी चीज के चेंज की वजह से EMF इंड्यूस होता है ना, किस चीज के चेंज की वजह से EMF इंड्यूस होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के चेंज की वजह से EMF इंड्यूस होता है। सो इट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। इन अदर वर्ड्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बढ़ रही है किसी चीज के अंदर तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हमारा जो करंट इंड्यूस करंट है बढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर बढ़ रही है तो कम करने की कोशिश करेगा, और कम हो रही तो बढ़ाने की कोशिश करेगा हमारा इंड्यूस करंट। अब वो कह रहे हैं एक मेटल रिंग है आपके पास, क्या है? एक रिंग है मेटल की जो कि सस्पेंडेड है फ्रॉम पॉइंट पी एज शोन इन फिगर 10.1। ये रहा फिगर 10.1, आपकी मेटल रिंग जो है सस्पेंडेड है। देन द मेटल रिंग इज डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस d एंड देन रिलीज्ड। तो मेटल रिंग क्या करेगी? ऑसिलेट्स करेगी, ऑसिलेट करेगी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। many oscillations and then it comes to red, poles of the magnets are now placed। so पहले रिंग को ये oscillate करवा रहे हैं without any magnets, then और कह रहे हैं कि it completes many oscillations, right? but then there are poles of the magnets on either side। और क्या हो रहा है कि रिंग को जो है क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है? They're now placed to the ring so that the ring hangs midway between the poles। The ring is again displaced again and then released। Same distance से उसको displace किया था, but this time it completes fewer oscillations। So previously it was completing many oscillations without the magnets। With magnets it's completing less oscillations। प्लीज याद रखो कि मेटल की रिंग मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है या नहीं, उसका कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया। सो यू आर नॉट गोना से कि मेरे मैग्नेट्स जो है वो मेरी रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इसलिए मेरी रिंग जो है वो ज्यादा ऑसिलेट नहीं कर रही। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई ये बस रिंग जो है वो आयरन की बनी हुई है और उसको उधर से और उधर से मैग्नेट उसको खींच रहे हैं। नो, दैट्स नॉट व्हाट हैपनिंग बिकॉज दे डिडंट टेल यू व्हाट मैग्नेट इज इट। अब जिंक मैग्नेट या एल्यूमिनियम मैग्नेट ये तो या कॉपर का रिंग है, ये तो मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं। मैग्नेटिक मटेरियल तो आपने पढ़ा है आयरन होता है, निकल होता है, बट डिडंट टेल यू कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं। तो कहानी ये है कि ये जो कॉइल जब ऑसिलेट करता है तो कॉइल में क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो कि कॉइल के अंदर से पास कर रही है। ये जो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है वो कॉइल के ऑसिलेट करने से चेंज होता है। ऐसा ही होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है जो कॉइल के ऑसिलेट करने से चेंज होगा, इस या आप ये कह लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जब ये कॉइल कट करेगा तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें करंट्स या एडी करंट्स कह लो, इस रिंग के अंदर करंट्स फ्लो करेंगे रिंग के अपने अंदर, और वो जो रिंग के अंदर करंट इंड्यूस हो रहे हैं अब वो लेंज लॉ को ओबे करेंगे। और लेंज लॉ कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऐसा होगा कि जिस मूवमेंट या जिस रीजन की वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वही चीज जो है वो अपोज होने लग जाएगी। सो व्हाई वाज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज द रिंग वाज ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ। सो व्हेन द करंट इंड्यूस्ड द करंट प्रोड्यूसेस सच इफेक्ट्स कि ये जो ऑसिलेशंस हैं इसी को रोकने की कोशिश होती है, और वो ऑसिलेशंस इसलिए डैम्प हो जाती हैं और हमारा जो रिंग है वो जल्दी से रेस्ट पे आ जाएगा, राइट? इट विल हैव अ रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट, and that's because of the induced EMF and Lenz's law। So let's talk about it point by point। So हम लिखेंगे सबसे पहले the magnetic flux linkage changes, or you can say the magnetic flux lines are cut by the ring। magnetic flux linkage
in the ring changes as it oscillates. So what is happening? An EMF and current is induced in it. The induced current, रिंग का अपना जो इंड्यूस्ड करंट है वो एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. कैन आई से, जब भी कहीं पे करंट फ्लो करता है तो करंट अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो इस रिंग के अंदर जो करंट्स फ्लो कर रहे होंगे जिस भी रैंडम डायरेक्शन में, वट एवर दोज करंट्स आर, इस रिंग के मैग्नेटिक फ्लक्स अपनी है, इस रिंग के जो करंट है वही एक मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा. तो कैन आई से द इंड्यूस्ड करंट produces or generates its own magnetic field. So there will be a force on the ring due to magnetic field of the magnetic poles. क्योंकि रिंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड अब बना रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी और अब रिंग पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स होगी. दिस फोर्स इज रेजिस्टिव. और ये क्यों? बिकॉज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट लेंजेस लॉ. तो इसलिए ऑसिलेशंस जो है वो डैम्प्ड हो जाती हैं. ठीक है, therefore the oscillations are damped and blah blah blah. You can write it like this. Now Lenz's law is also about conservation of energy, so you can also talk about, rather than saying resistive force, you can just say कि भाई इसकी जो kinetic energy है रिंग की, वो जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन द रिंग. और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी को कम होना चाहिए. और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इवेंचुअली मेटल के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो मेटल के अंदर एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो एनर्जी एक तरह से लूज हो जाएगी. सो ऑसिलेशंस होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है. और एक काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है तो इसकी ऑसिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होके खत्म हो जाएगी. ठीक है. Now they're saying the ring is now cut, so this has a shape like this. अब वो कह रहे हैं कि आपकी रिंग के अंदर एक छोटा सा कट लगा दिया है और इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि अब जब हम प्रोसीजर को रिपीट कर रहे हैं वही ऑसिलेशंस वाला, the cut ring completes more oscillations than the complete ring. Why is that the case? अगेन लेंज लॉ को अप्लाई करो, बट अब मेन बात यह है कि अब क्योंकि रिंग कट हो गई है तो रिंग में से अब ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन रिंग में वो कंप्लीट करंट्स जो फ्लो कर रहे थे वो नहीं पास कर सकते रिंग के अंदर. रिंग के अंदर जो एडी करंट्स या जो करंट्स इंड्यूस हो रहे थे वो करंट्स उस तरह नहीं फ्लो कर सकते जैसे पहले फ्लो कर रहे थे. विच मीन्स कि रिंग की अब उतनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी या कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या बोलो होगी ही नहीं. इस वजह से रिंग के ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो भी छोटी होगी. तो असेंशियली क्योंकि आपने ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है लेकिन क्योंकि आपने करंट को इंड्यूस नहीं होने दिया तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं प्रोड्यूस होगी और वो जो अपोजिंग फोर्स है वो नहीं लगेगी और इसलिए रिंग जो है वो ज्यादा ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगी. सो वी आर गोइंग टू से EMF is still induced but less current in ring due to the cut. ठीक है. So magnetic field of the ring, जो रिंग की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी will be, I don't know, weaker, you can say weaker. So resistive force will also be, जो लेंस लॉ की वजह से अपोजिंग फोर्स लग रही है वो भी वीकर होगी.
and that is why the ring's oscillations are less damped. ठीक है जी. Okay, 3 questions done. Let's keep moving. 9 more to go. We have a question about magnetic fields. What is meant by a magnetic field? Electric field or magnetic field or gravitational field, you always start like this. It's a region of space where what happens? Something experiences a force. So what experiences a force in a magnetic field? You can say where a moving charge, or you can say a current carrying wire, or you can say a free magnetic pole, a free magnetic pole, या a magnetic material, you can say. ठीक है, a free magnetic pole और मटेरियल, इनमें से कोई सी भी एक बात लिख सकते हो, सारी बातें नहीं लिखनी. Does what experiences a force. Now what you are shown is an piece of aluminium foil. A rectangular piece of aluminium foil is situated in a uniform magnetic flux density B, और एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जा रहा है इस डायरेक्शन से, यूं इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जा रहा है, राइट. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास कर रहे हैं, बट दे आर पासिंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन. और यहाँ पे क्या होगा, इस वजह से आपको पता है कि हॉल वोल्टेज इंड्यूस होता है, हॉल इफेक्ट जो है वो इंड्यूस होगा. अब हॉल वोल्टेज जो है वो क्यों यहाँ पे आएगा, उसकी हम एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे सकते हैं, बट लेट्स जस्ट एड्रेस द क्वेश्चन वन बाय वन. सो आपके पास कह रहे हैं कि चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन द चार्ज इज -q, enter the foil at right angle PQTV, shade the face of the foil where electrons initially accumulate. इलेक्ट्रॉन्स सीधे नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी, and that is because of the magnetic field. Charged particles moving in a magnetic field experience a force. You just wrote that down in the above definition. तो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगेगी और वो फोर्स की डायरेक्शन आप निकालते हो लेफ्ट हैंड रूल से, बट लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है कन्वेंशनल करंट पे. इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑपोजिट ऑफ कन्वेंशनल करंट, सो आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो और अपना आंसर रिवर्स करो. ये बात ऑब्वियसली रिपीट हो चुकी है लेक्चर्स के अंदर भी बहुत बार. सो किसी भी नेगेटिव पार्टिकल पे जब आप फोर्स की डायरेक्शन निकालते हो, सो यू अप्लाई द लेफ्ट हैंड रूल, देन यू रिवर्स योर आंसर. सो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स, माय इंडेक्स फिंगर गोज डाउनवर्ड्स और माय इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो मिडिल फिंगर गोज टू द राइट. थंब जो है मेरा इनटू द पेज QTR वाला जो फेस है उस तरफ मेरा जो है वो थंब फेस कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स पे ऊपर उसकी ऑपोजिट फोर्स लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इन पे इस तरफ फोर्स लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फॉलो काइंड ऑफ दिस पाथ. द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन दिस साइड. सो ये वाला रीजन मैंने शेड करना है. दिस इज द रीजन दैट आई नीड टू शेड. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे. अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे तो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज and the opposite side is going to have a positive charge. What does this create? This is basically a Hall voltage that is induced between this yellow phase and the phase that is behind. और हो ये रहा है कि ये इस वोल्टेज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो रही है. इस वोल्टेज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है like this. So there's an electric field setup in the foil like this. अब हो ये रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव पार्टिकल्स, सो इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी. सो मैग्नेटिक फील्ड जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में F1, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रही है F2 इस डायरेक्शन में. होता यह है कि शुरू में तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अक्यूमुलेट हो रहे थे, लेकिन जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट होते जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस बढ़ता जाएगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्ट्रांग होती जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स F1 और F2 लग रही है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसमें F2 भी बढ़ती जाएगी. F2 बढ़ती जाएगी तो F1 और F2 इवेंचुअली बराबर हो जाएंगे, और क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पे ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स 0 लगेगी.
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी और इलेक्ट्रॉन्स अब सीधे पास करने लगेंगे, बट वो जो वोल्टेज सेटअप हो गया वो हो गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप ही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, और फिर इवेंचुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती हैं, एंड देयरफॉर देन द इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली डू स्टार्ट टू पास थ्रू undeflected, but the electric field has been permanently set up between the two sides, and that essentially is your Hall voltage that is induced between the two sides. Now they're saying why electrons do not continuously accumulate. तो यही explanation है ना जो अभी दे रहा था, सारी यही बात करनी है। So आप बताएंगे as electrons accumulate, as they start to accumulate, an electric field is set up, या लिख देते हैं builds up, an electric field builds up, ताकि हम बता सकें कि वो इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड builds up, causing an opposite force on electrons. This electric field strength increases, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती है until the electric and magnetic force on electrons are equal and opposite. अब उन पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई, so electrons now pass undeflected, undeviated through the aluminium foil, and electric field also basically reaches its maximum value, and there is no further increase in the strength of the electric field, and there is no further increase in the value of the voltage. तो हॉल वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, और फिर वो मैक्सिमम वैल्यू पे सेट रहता है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स पास करते रहते हैं हॉल वोल्टेज अपना सेट रहता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। हॉल वोल्टेज की जो फॉर्मूला है वो आपको दिया हुआ है, बी आई ओवर एन टी क्यू। बी होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई जो थी, आई जो है वो करंट है जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है। आई जो है इट्स द करंट दैट इज कॉज्ड बाय दीज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। एन क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन की डेफिनेशन बताएंगे। टी जो है वो थिकनेस ऑफ द फॉइल है। कौन सी थिकनेस ऑफ द फॉइल होती है? थिकनेस ऑफ द फॉइल निकालने के लिए हमेशा याद रखा करो कि वो जो थिकनेस होती है हमेशा पैरेलल टू द फील्ड होती है। वो जो थिकनेस होती है वो हमेशा क्या होती है? पैरेलल टू द फील्ड होती है, और परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या परपेंडिकुलर टू द करंट होती है। तो पैरेलल टू द फील्ड होने का मतलब सिंपली यही हुआ कि आपकी जो थिकनेस है वो ये वाली होगी, ठीक है। टी की थिकनेस हमेशा आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। क्यू जो है इट्स द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली। सो लेट्स जस्ट कीप गोइंग, एंड आंसर के एन का क्या मतलब है? नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स भी लिख सकते हो, या भी लिख सकते हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ही लिख दो। एन का मतलब है नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। So either I'm going to write density का word, or I'm going to say number of charge carriers per unit volume. मतलब further density को भी explain करो तो आप लिख सकते हो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो एल्यूमिनियम की एन वैल्यू कुछ और होगी, आयरन की कुछ और होगी, कॉपर की कुछ और होगी। जितना अच्छा कंडक्टर होता है एन वैल्यू उतनी अच्छी होती है। डिस्टेंस टी का बता देंगे। डिस्टेंस टी क्या है? अभी भी बात हुई कि डिस्टेंस टी जो है वो पैरेलल टू द फील्ड होती है, तो ये है थिकनेस टी। और इसको आप पी वी लिख दो, एस डब्ल्यू लिख दो, क्यू टी लिख दो, एस डब्ल्यू लिख देते हैं, इट्स फाइन। ये थिकनेस है टी जो है वो एस डब्ल्यू वाली थिकनेस है। Suggest why in practice all probes are usually made with semiconductor material.
सेमीकंडक्टर मटेरियल का n वैल्यू छोटी होती है, स्मॉलर n वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू ऑफ n वुड मीन, देखो आपका जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, V is inversely proportional to n, so you will get a larger, for the same strength of the magnetic flux density you will get a larger more noticeable voltage, not efficiency, यहाँ पे कोई पावर नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, so that you have a sensitive हॉल प्रोब। हॉल प्रोब का काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, और जितनी वीक से वीक मैग्नेटिक फील्ड को मेरा हॉल प्रोब मेजर कर सकेगा, इतना वो सेंसिटिव और उतना अच्छा हॉल प्रोब है। सो उसके लिए एन वैल्यू छोटी से छोटी छोटी होनी चाहिए ताकि वी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा है। सो स्मॉलर एन वैल्यू causes a larger हॉल वोल्टेज, जिसका मतलब हमारा हॉल प्रोब ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स और टेम्परेचर से रिलेटेड है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है वो रिमूव हो चुका है आपके सिलेबस से, तो हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, ऑप एम्प नहीं है अब आपके टॉपिक में, सो यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस। दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट कैपेसिटर्स, सो इसको देख लेते हैं। अब इसमें डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर्स के शायद डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चंस उस तरह नहीं होंगे, टाइमिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं और टाइम कांस्टेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉब्ली नहीं होंगे, बिकॉज ई 2021 का पेपर है, 22 ऑनवर्ड्स वो शामिल हुआ है सिलेबस में। व्हाट इज मेंट बाय द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपने पूरी बात बतानी है कि कैपेसिटेंस होती है Q अपॉन V, सही है। तो आप लिख दो बेसिक चार्ज अपॉन, क्या लिख दो, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो। इसका मतलब होता है चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन प्लेट वाली बात मेंशन करना, और ये है पीडी बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये पूरी बात एक्सप्लेन करना जरूरी है, वर्ड्स में लिखो या फॉर्मूला की फॉर्म में लिखो, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन द वन प्लेट। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, उसको लगाया हुआ है एक टू वे स्विच लगा हुआ है जो कि पहले पोजीशन A पे है ताकि कैपेसिटर चार्ज हो जाए और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V आ जाए। फिर स्विच को मूव कर दिया जाता है पोजीशन B पे ताकि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाए, और एम मीटर जो है वो क्या करेगा, एक करंट की वैल्यू देगा। स्विच मूव्स रिपीटेडली बिटवीन A एंड B, सो स्विच ऑसिलेट कर रहा है, the capacitor charges and then discharges and it happens so with a frequency f, right, interesting। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि करंट जो है एवरेज करंट उसको इस वैल्यू से निकाला जा सकता है, इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। अब ये फॉर्मूला आपने कहीं नहीं पढ़ा हुआ, नहीं, ये फॉर्मूला कह रहे हैं कि इसको शो करें कि ये ऐसे हो सकता है। सो हाउ कैन वी शो कि ये जो एवरेज करंट है इसकी वैल्यू को ऐसे शो किया जा सकता है। कुछ बेसिक फॉर्मूला है अगर आप यूज कर लो, कुछ बेसिक फॉर्मूला अगर आप अपने यूज कर लो, करंट की डेफिनेशन, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन और वोल्टेज और चार्ज और इन सब चीजों को कंबाइन करो, तो आप ये फॉर्मूला जो है वो क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि करंट की डेफिनेशन क्या है। करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज अपॉन टाइम, सही है, यही चार्ज की, यही करंट की डेफिनेशन है। उसके बाद ये याद रखो कि चार्ज क्या होता है, चार्ज इटसेल्फ क्या होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ ऊपर वाला फॉर्मूला देखें, कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला, तो देन Q इज इक्वल्स टू CV, सो कहने से Q इज इक्वल्स टू CV, सही है। और फिर तीसरी बात मुझे ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी जिससे स्विच आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, क्या हम ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1/T, T एज एन जो पीरियड होता है उसके बराबर होती है, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी वो जो टाइम T है, और उसी जितने टाइम में करंट फ्लो कर रहा है उतने ही टाइम में मेरा जो है वो क्या कर रहा है, मेरा स्विच जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी, टाइम यहाँ आ जाएगा, इसको रीअरेंज कर लो। तो अगर ये सारी बातें ये कंबाइन की जाएं तो क्या ये इक्वेशन आ सकती है। इसको भी उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और इसको भी उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो एंड वी आर डन बेसिकली। ऊपर आ जाएगा CV आ जाएगा और नीचे आएगा 1/f, और क्योंकि 1/f में
नीचे रेसिप्रोकल के अंदर आपका रेसिप्रोकल है और डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सी वी एफ या एफ सी वी, हाउएवर यू वांट टू राइट इट। ये आपने शो कर दिया। अब आ जाएं, और पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो 150 का है, वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की है, एवरेज करंट की वैल्यू जो है बेटा वो इतनी है, कह रहे हैं कैपेसिटेंस पिको फेरेड्स में निकाल दें। तो ऊपर वाली फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो उन्होंने आपको दिया है, फॉर्मूला एफ सी वी को यूज करके निकाल सकते हैं। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द यूनिट, बेसिकली इट्स जस्ट अलजेब्रा, सही है ना। सो माइक्रो एम्पेयर 60 हर्ट्ज, C is unknown, this is 150, we have everything। C को कैलकुलेट करें पहले फेरेड्स में, C की वैल्यू फेरेड्स में क्या आती है, पहले फेरेड्स में कैलकुलेट करें। तो निकालते हैं भाई इसको। नीचे आ जाएं, 60 को डिवाइड करें और 150 को डिवाइड करें, तो इससे आता है 5.3 टाइम्स 10 टू द पावर -10, 5.3 टाइम्स 10 टू द पावर -10। अब इसको मुझे किसी तरह बनाना है 10 टू द पावर -12। अगर 10 टू द पावर -12 बनाऊंगा तो ये 533 बन जाएगा, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पे -12 itself means pico, तो I don't need to write the -12 anymore, I can just write 533 picofarads, but if I convert it to two significant figures तो 530 लिखा जा सकता है। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि एक सेकंड कैपेसिटर जो है having the same capacitance is connected into the circuit, the two capacitors are in series। तो सेकंड कैपेसिटर की सेम कैपेसिटेंस और सीरीज में लगा दिए। अब वो कह रहे हैं न्यू रीडिंग ऑन द एमीटर आप बताएं, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यू रीडिंग ऑन द एमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टेट द न्यू रीडिंग। बेटा पहली बात तो ये कैपेसिटर जो दो सीरीज में लग जाते हैं तो कैपेसिटेंस को क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस इज नाउ डबल और हाफ, कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी एग्जैक्टली जब आपके पास दो कैपेसिटर ऐसे लगे हुए होते हैं। तो आपको पता है कि आप इसको किस तरह निकालते हो, 1/c प्लस 1/c का इनवर्स, और इससे आपके पास आंसर आता है C/2। तो कैपेसिटेंस इज हाफ्ड, कैपेसिटेंस अगर हो गई हाफ तो करंट क्या हो जाएगा, लेट्स लुक एट द फॉर्मूला अबव। फॉर्मूला को देखो, कितने मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन है ना। हाँ, तो अब ये बताओ कि अगर कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस आधी हो गई, तो अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, V जो है वोल्टेज उसको कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो C और V का जो फर्क है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स सी, एक मिनट रुको जरा। सो इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कांट जस्ट से कि यार ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जो हम ये कह सकते हैं सही है, F कांस्टेंट है, F को चेंज नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हो रही, और जो V है, ये V क्या होता है, ये वोल्टेज है, इसको भी चेंज नहीं कर रहे, तो भाई C जो है इसके कम होने से करंट भी कम हो जाएगा, और ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि करंट विल आल्सो बी हाफ्ड, ठीक है। इसको हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, Q/V होती है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि यार अगर ये हाफ हो जाएगा और ये सेम रहेगा, तो मेरा जो चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर होगा वो भी आधा होगा, तो आधा चार्ज स्टोर होगा तो आधे टाइम में जो है वो डिस्चार्ज कर जाएगा, इसलिए बेसिकली आई कैन से आधे चार्ज में तो नहीं करेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा, उतने ही टाइम में वो हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, टाइम सेम रह रहा है, तो अगर चार्ज आधा हो रहा है तो जाहिर सी बात है फिर करंट भी आधा ही होगा, बिकॉज व्हाट इज करंट, करंट इज Q/T। अब अगर टाइम रह रहा है सेम और ये हो रहा है आधा, तो जाहिर सी बात है करंट भी हो जाएगा आधा, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट ओवर कॉम्प्लिकेटेड, इसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपका करंट कितना हो जाएगा, 4.8 था पुरानी रीडिंग, न्यू रीडिंग उसकी आधी 2.4 हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट रीडिंग लिखनी है। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब क्या बात करनी है, ओके, ग्राफ्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ग्राफ। Isolated metal sphere of radius r is charged so that electric field strength
सरफेस पे ई नॉट है, सो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नॉट है, राइट। तो रेडियस आर पे मेरा स्फेयर जो है, ये रेडियस आर का है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस चल रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस चल रहा है, याद रखो। इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो आर है, सेंटर पे जो डिस्टेंस है वो 0 है, यहाँ पे कहीं डिस्टेंस जो है इस पॉइंट पे वो डिस्टेंस है 2r, ठीक है। यहाँ पे जो कहीं डिस्टेंस है वो कह रहे हैं 3r है, यहाँ पे जो कहीं डिस्टेंस है वो है 4r। तो हमें ये करना है, हमें बताना है कि जैसे जैसे आप सरफेस से स्टार्ट होते हैं, तो सरफेस से स्टार्ट होके मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फेयर। तो सरफेस ऑफ द स्फेयर से दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ कैसा बनता है। अच्छा, एक और बात आपको ये भी बतानी है, क्योंकि आपको x इक्वल टू 0 से बनाना है, तो आपको ये भी बताना है कि यहां से लेकर यहां तक, मतलब कि इतने वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी। अब आपको याद होना चाहिए कि स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 0 होती है। मेटल स्फेयर के अंदर जो अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, 0। तो यहाँ से यहाँ तक तो 0 पे लाइन बनेगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी वैल्यू है ये वाली 2r पे, वैल्यू को क्या हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है kq/r²। so if r is doubled, what happens to the value of e? what happens to the value of e? इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाना है बेटा, तो डिक्रीज बाय 4 होगी, तो 2r पे e की वैल्यू e0/4 हो जाएगी। तो अगर ये e0 है तो ये e0/2 है, यहाँ पे e0/2 है, तो e0/4 कहाँ होगा, तकरीबन यहाँ कहीं पे, ठीक है। सो इसके बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस इज दिस, 1 2 3 4 5 6। सो 1.6 डिवाइडेड बाय हाफ करो जरा, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 4 करो, हाँ, तो 1.5 बॉक्सेस पे अगर यहाँ कहीं e/4 आएगा। तो 2r पे यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अच्छा, 3r पे जो है वो e0/9 हो जाएगा। तो e0/9 जो है वो 3r पे है। तो ये बॉक्सेस हैं कितने, 6 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6। 6 डिवाइडेड बाय 9 कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वैल्यू आधे बॉक्स पे तो नहीं बल्कि 0.6 या 0.67 बॉक्स पे आनी चाहिए, विच इज गोना बी समवेयर अराउंड हियर। तो कुछ इस किस्म का मेरा जो है वो ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ मेरा बनेगा, और इसको बेशक आप यहाँ से कनेक्ट कर दो या ना करो, आपकी मर्जी है, दैट्स रियली अप टू यू। इस किस्म का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, और सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। बट स्फेयर के अंदर वाली वैल्यू आपको सिंपली याद रखनी है, वो 0 होती है। स्फेयर के बाहर जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा। अब एक और ग्राफ का क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो पार्टिकल की लैम्डा नॉट है जब उसका मोमेंटम पी नॉट है। तो कह रहे हैं कि स्केच द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ as the momentum of the particle varies from p0/2 to p0, right, interesting। so हमें यहाँ पे जो ग्राफ को स्केच करना है वो सिर्फ इतने रीजन में स्केच करना है। इतने रीजन को बेसिकली हमने खाली छोड़ना है। हमने ये वाले जो रीजन है इसमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें सिर्फ इतने रीजन में ग्राफ बनाना है, क्योंकि उन्होंने कहा है, ठीक है। अब बात सारी ये है कि वो कह रहे हैं कि लैम्डा नॉट है वैल्यू पी नॉट के ऊपर, मतलब पहला कोऑर्डिनेट तो उन्होंने आपको दे दिया ना, लैम्डा नॉट कॉमा पी नॉट, तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये वाला हो गया, ये कोऑर्डिनेट तो उन्होंने आपको दे दिया। अब जब मोमेंटम होगा आधा, तो वेवलेंथ को क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का बेटा फॉर्मूला क्या है, h/p। तो अगर h लैम्डा और p का रिलेशनशिप देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इजंट इट। तो अगर p को आप आधा कर रहे हो तो लैम्डा हो जाएगा डबल, इजंट इट, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा। अब सवाल ये है कि क्या आप इसको ऐसे जोड़ दोगे, नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ आपको सबको पता है कि कर्व बनता है। So this is the kind of graph that you will basically plot over here. ठीक है, बस इतनी सी बात। ओके, तो ये इजी ग्राफ था। Now what you have is a radioactive isotope that decays with a half-life of 15 seconds to a stable product. The fresh sample at time 0 contains n naught nuclei and no nuclei of the stable product. Sketch the variation of the number of the nuclei
टाइम 0 टू टाइम 45। तो आपको पता होना चाहिए कि हर हाफ लाइफ गुजरने के बाद न्यूक्लियाई की वैल्यू आधी होती रहेगी। तो इनिशियली अगर वैल्यू n नॉट है टाइम 0 पे, तो पहला कोऑर्डिनेट तो उन्होंने आपको हमेशा दिया तीनों ग्राफ्स की, तो बाकी दोनों ग्राफ्स की तरह यहाँ पे इनिशियल कोऑर्डिनेट तो आपको पता है। लेकिन 15 सेकंड जो है वो पहली हाफ लाइफ है, पहली हाफ लाइफ पे ये n की वैल्यू हो जाएगी आधी, और फिर अगली हाफ लाइफ पे दोबारा से आधी होगी। अब 0.5 का आधा होता है 0.25, तो यहाँ पे हो जाएगी दोबारा से आधी 0.25 एन नॉट, और फिर उसके बाद 45 सेकेंड्स पे हो जाएगी दोबारा से आधी। तो 0.5 का भी जो आधा होता है वो होता है 1/8 और 0.125, जो कि बॉक्सेस काउंट करके सिंपली यहाँ आ रहा है। तो all you gotta do is just join these points and that's about it. Easy. ये exponential decay वाला आपका कर्व बन गया, राइट? एक दफा मैं चेक कर लूं सब कुछ सही है। लेट मी जस्ट कंफर्म कि ये सब सही बना है या नहीं बना। सो ओके, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। what mistake have I made? I just reread the question and it says stable product के जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया हमने वो बनाने हैं, और मैं क्या बना रहा हूँ, मैं अपने अनस्टेबल न्यूक्लिया की वैल्यू बना रहा हूँ जो डिक्रीज हो रहे हैं। स्टेबल प्रोडक्ट की जो वैल्यूज हैं वो तो बढ़ेंगी, वो तो ऐसे बनना चाहिए ग्राफ। सो दैट इज द मिस्टेक दैट आई हैव मेड, बट नो प्रॉब्लम्स, इस ग्राफ को हम मिटा देंगे। इसको देख के पहले मैं अपने प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो बनाता हूँ, ठीक है? एक सेकंड के लिए होल्ड करना, एक सेकंड में आ रहा हूँ वापस। अच्छा अच्छा, सॉरी। सो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमारा मेन आइडिया ये होता है कि यार ये देखो, जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया जो प्रोड्यूस होने हैं ना स्टेबल प्रोडक्ट के, वो हमेशा आपके जो हैं वो क्या कहते हैं, वो इंक्रीज होंगे। ये जो है वो इंक्रीज होने चाहिए, और इनिशियल वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली उनकी जीरो होगी। तो हम इसी ग्राफ को देखते हुए अपना नया ग्राफ बनाएंगे। तो अच्छा हो गया कि ये बना लिया, और इसको देखते हुए अपना नया ग्राफ बनाते हैं। अब आपने ओरिजिनली यही आपका थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए हाफ लाइफ से, कि डिके कितना हो रहा है, ठीक है? तो आप अपना थॉट प्रोसेस यही रखो कि इसमें पहले हाफ में कितना डिक्रीज हो रहा है। जितने आपके नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई इंक्रीज करेंगे। तो मेरा जो पहला कोऑर्डिनेट होगा अनडिकेड न्यूक्लियाई का, डिकेड न्यूक्लियाई का जो कि स्टेबल प्रोडक्ट के हैं, उनका पहला तो ऑब्वियसली 0,0 आएगा। लेकिन 15 सेकेंड्स के बाद इनकी वैल्यू इंक्रीज कितनी होनी चाहिए, तो उसमें देखो कि डिक्रीज कितना आया है। उसमें डिक्रीज आया है 0.5 का डिक्रीज है, तो इसमें भी 0.5 का इंक्रीज आना चाहिए। तो कहने से कि मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है? तो मतलब जब वो आधे हो जाएंगे तो बाकी के आधे ये होंगे। दैट इज सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात। अब बात ये है कि अगले हाफ में अगला जो हाफ लाइफ है, मतलब 30 से 45 15 से 30 सेकंड्स का जो पीरियड है, अगले जो 15 सेकंड है, उसमें कितना चेंज आया? वेल, उसमें कितना चेंज आया, यहाँ से यहाँ तक का चेंज आया। इसमें 0.25 का चेंज आया, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। तो मेरा जो इंक्रीज आएगा वो भी 0.25 का इंक्रीज आएगा, और वो यहां तक का इंक्रीज होगा, राइट? उसके बाद आप देखो कि अगले जो 15 सेकंड है उसमें कितना डिक्रीज आया। उसमें अगले में डिक्रीज आया 0.125 का डिक्रीज आया। तो मेरा भी जो इंक्रीज आएगा वो 0.125 का ही डिक्रीज आना चाहिए, और इतना जो है वो मेरा बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जो कि 0.875 हो जाएगा बेसिकली, 0.88 कह लो राउंड ऑफ करके। बट इन अदर वर्ड्स, जो मेरा स्टेबल प्रोडक्ट है उसका ग्राफ बिल्कुल इसका ऑपोजिट बनता है, लेकिन स्टार्ट बस जीरो से होता है, इतना सा फर्क है। तो अब जो रेड वाला ग्राफ है वो ऑब्वियसली मैं मिटा दूंगा, एंड दैट वुड बी माई होल थिंग, ठीक है? तो जल्दबाजी में अपना जो नॉर्मल वाला ग्राफ है वो बना दिया था, लेकिन हमें उसका उल्टा वाला बनाना था। बेटा समीन, देखो एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जो ये आपका एक सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल है। रेडियो एक्टिव सैंपल इज अनस्टेबल। तो इसके अंदर इमेजेस, फ्रेश सैंपल है। फ्रेश सैंपल के अंदर अभी ये ग्रीन कलर में बना रहा हूँ, विच बेसिकली मीन्स के सारे जो न्यूक्लिया है वो अनस्टेबल वाले हैं। ओके, सारे न्यूक्लिया अनस्टेबल हैं। सो बेसिकली ग्रीन स्टैंड्स फॉर अनस्टेबल, ठीक है? एंड लेट्स से पिंक स्टैंड्स फॉर
स्टेबल। ओके, ये जब अनस्टेबल न्यूक्लियर डिके करेंगे तो ये स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे ना। तो अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये जो मेरा सैंपल है, थोड़े टाइम बाद 15 सेकंड बाद मैं इसको देखूंगा, तो 15 सेकंड बाद इजंट इट ट्रू कि मेरे आधे जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके हो चुके होंगे। तो मेरे अब सिर्फ इतने से जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्रेश, वो मेरे अनडिकेड वाले रह गए। बाकी किस में कन्वर्ट हो गए? 15 सेकंड के बाद बाकी किस में कन्वर्ट हो गए? स्टेबल वाले प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए ना। तो नाउ half of those are decayed and they have converted into the stable ones. तो स्टेबल शुरू में कितने थे? स्टेबल शुरू में कितने थे? 0 थे, और अब कितने हो जाएंगे? आई डोंट नो, 0.5 एंड नॉट की जो वैल्यू हमने लिखी है उतने हो जाएंगे। जितने वो ग्रीन वाले डिक्रीज किए उतने ही स्टेबल वाले इंक्रीज कर जाएंगे। उसके बाद आप जाओ फर्दर 15 सेकंड बाद एंड यू विल रियलाइज कि अब मेरे जो स्टेबल वाले अनस्टेबल वाले हैं वो और कम हो गए। तो अब स्टेबल वाले और बढ़ जाएंगे। जो प्रोडक्ट है मेरा ग्रीन पिंक वाला जो है वो प्रोडक्ट है। सो आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्ट वाले न्यूक्लियाई हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ग्रीन वाले जो अनस्टेबल वाले हैं वो कम होते जा रहे हैं। मतलब द ग्रीन वंस आर एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू द पिंक वंस। ठीक है, जैसे यूरेनियम डिकेज इनटू थोरियम, सो यूरेनियम के जो न्यूक्लियस हैं दे आर चेंजिंग इनटू थोरियम ऑल द टाइम। सो यूरेनियम कम होता जा रहा है, थोरियम बढ़ता जा रहा है। तो ये बेसिकली सिचुएशन है। हम पिंक वाले का ग्राफ बना रहे हैं, हम पिंक वाले का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, विच इज गोना गो लाइक दिस। ओके, व्हाट एल्स? 5 क्वेश्चन रहते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये है आपका कम्युनिकेशन का। एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और कैरियर वेव और बैंडविड्थ और एटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल और ये सब चीज़ें आप पढ़ते थे। डेसिबल्स में पावर एटेन्यूएशन निकालते थे, ये सब जो है वो रिमूव हो गया है। सो दिस चैप्टर इज नो लॉन्गर देयर। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 है यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू ऑब्टेन इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। याद रखो क्वेश्चन के अंदर बहुत, क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेना, बोल्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे उन्होंने बोल्ड किया हो या ना किया हो। अल्ट्रासाउंड का जनरेशन और डिटेक्शन भी है, और अल्ट्रासाउंड का यूज कि उससे इमेज कैसे प्रोड्यूस की जाती है ये भी है। तो अल्ट्रासाउंड को आपकी बॉडी के अंदर जब भेजा जाता है, अब लेट्स सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर इनसाइड योर बॉडी, this is a cross section of a patient's body and this is the organ जिसका अल्ट्रासाउंड जो है वो लिया जा रहा है। तो उसकी बॉडी के बाहर एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को रखा जाता है, द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। उसकी बॉडी पे जेल लगाई जाती है और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को यहाँ पे, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं उसको उसकी बॉडी पर रखा जाता है। इसमें से अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स निकलते हैं और उसकी बॉडी के इस पर्टिकुलर पार्ट में से सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, मतलब उनकी पावर लूज भी हो रही है, वो ट्रेवल भी कर रहे हैं, और फिर इस मीडियम को जाके जब वो हिट करते हैं तो इन दोनों मीडियम्स के बीच में, इस मीडियम की स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस होती है Z1 और इस मीडियम की स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस होती है Z2। अभी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस डेंसिटी पर डिपेंड करती है, बट एसेंशियली होता है कि दो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जब जाके वेव हिट करती हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो देन दे आल्सो रिफ्लेक्ट। इसके अंदर कुछ चली भी जाएंगी, कुछ इसके अंदर पेनिट्रेट भी हो जाएंगी, बट कुछ रिफ्लेक्ट भी करेंगी। फिर ऑब्वियसली जब Z2 और दोबारा Z1 मीडियम के अंदर आएंगी तो कुछ फर्दर यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगी। एसेंशियली क्या हो रहा है कि अल्ट्रासाउंड आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहा है, हर दो डिफरेंट मीडियम्स के बीच में की जो बाउंड्री है वहां से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट भी होता है, और रिफ्लेक्ट होकर वापस यही पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो उन्हें जनरेट कर रहा था वो उन्हें डिटेक्ट भी करेगा, और ये डिटेक्ट करके टाइम्स का डाटा और इंटेंसिटीज का डाटा। तो अल्ट्रासाउंड कितने टाइम बाद जो पल्स आप भेज रहे हो, एक अल्ट्रासाउंड के पल्सेस में भेजा जाता है, अल्ट्रासाउंड के बाद याद रखना अल्ट्रासाउंड के पल्सेस भेजे जाते हैं। तो वो जो पल्स भेजे गए वो कितनी देर बाद डिटेक्ट हो रहे हैं उसका टाइम का डाटा कंप्यूटर को भेजा जाता है। और दूसरी बात यह कि जो अल्ट्रासाउंड की जो इंटेंसिटी का डाटा है कि कितनी इंटेंसिटी से अल्ट्रासाउंड की वेव वापस आ रही है, उससे पता चलेगा कि ये जो मीडियम है आपकी बॉडी के अंदर उसकी नेचर कैसी है, ये सॉफ्ट, ये जो टिश्यू है ये कैसा है, ये टिश्यू इसके क्या हालात हैं, सब कुछ। तो इंटेंसिटी और टाइम का डेटा जो है वो सारा कंप्यूटर को भेजा जाता है, और कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट 2D इमेज प्रोड्यूस करता है।
और वो जो इमेज है वो बेसिकली आपको बेसिकली देखने को मिलती है कंप्यूटर स्क्रीन पे एसेंशियली, और फिर उसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बट दैट इज एसेंशियली व्हाट्स गोइंग ऑन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे इस तरह जो है वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड जनरली किस तरह प्रोड्यूस होता है? अल्ट्रासाउंड की प्रोड्यूस होने की जो डिटेल्स हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की डिटेल में जाते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, वो कंप्रेस और स्ट्रेच होता है। वो बात अभी यहाँ पे नहीं लिखनी, सिर्फ अल्ट्रासाउंड के यूज के ऊपर फोकस करना है। अल्ट्रासाउंड की डिटेक्शन और अल्ट्रासाउंड की जो प्रोडक्शन है उसके अलग अलग क्वेश्चन, हमें यूज पे फोकस करना है। ठीक है, सो वी गोना से पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। पल्सेस मेंशन करना जरूरी है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड वेव मत लिखना, पल्सेस लिखना। ठीक है, तो हम बता रहे हैं pulses of ultrasound are sent into the patient's body। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। These pulses are reflected at boundaries between different media। Media is plural for medium। ठीक है, and also absorbed या attenuated। attenuation of x-rays जैसा आपने पढ़ी है, इसी तरह अल्ट्रासाउंड जो है वो attenuation भी होती है। ठीक है जी अहमद, जनरेशन, डिटेक्शन और यूज के क्वेश्चन आते हैं जो लॉन्ग आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, बट साथ साथ अल्ट्रासाउंड के बारे में एक दो क्वेश्चन और भी आते हैं कि पल्सेस क्यों भेजते हैं स्पेसिफिकली, ये सवाल आता है। और फिर रिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एब्जॉर्प्शन के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑल्सो एब्जॉर्ब as they travel through each medium। समझ गया बेटा? अब आप बताओगे जो द रिफ्लेक्टेड पल्स जो रिसीव हो रहे हैं, द रिफ्लेक्टेड पल्सेस जो रिसीव हो रहे हैं उनको कौन रिसीव करता है? यही ट्रांसड्यूसर ही रिसीव करता है। आर डिटेक्टेड बाय पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। क्या करता है वो? कंप्रेस स्ट्रेच होता है, उसको आपने नहीं बताना, बस आपने ये बताना है कि वो उसका डेटा कंप्यूटर को भेजता है। द डेटा अबाउट टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। वो जो रिफ्लेक्टेड पल्सेस हैं उनकी इंटेंसिटीज, ठीक है, इंटेंसिटीज ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्सेस is sent to a computer। ठीक है, which builds an image, which processes an image, which processes the data to create an image। ठीक है, which क्या कहते हैं, creates an image giving information about two things। डेप्थ ऑफ ईच स्ट्रक्चर इन द बॉडी, मतलब कि स्किन के कितने अंदर है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो टाइम पे डिपेंड करेगा ना। जितना जल्दी वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इसका मतलब डेप्थ उतनी कम है। और ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा टाइम लगेगा रिफ्लेक्शन को वापस आने में। तो दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, डेप्थ जो टाइम की वजह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, एंड नेचर ऑफ द बाउंड्रीज। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली लिख दो,
एसेंशियली करना ही होता है। मैंने थोड़ा सा आंसर में एक चीज गलती कर दी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने बेसिकली जो टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको डेप्थ से रिलेट करना है, और इंटेंसिटी जो है, कहाँ गई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो है उसको नेचर से लिंक करना है। ठीक है, तो आप इन दो, इस पूरी बात को जो मैंने एक सेंटेंस में लिखा उसको आप अलग अलग भी करके लिख सकते हो, बट ये आपकी बेसिकली पूरा जो है वो आंसर है। ठीक है, चलें जी। Now we have 3 questions to go. What is meant by simple harmonic motion? हुमैद, इम्पीडेंस के बारे में आप लिख सकते हो कि अगर इम्पीडेंस का जो डिफरेंस है, स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस जो है Z1 और Z2 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी, और अगर स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है तो रिफ्लेक्शन बहुत कम होगी। बट यू कैन बेसिकली डोंट नीड टू राइट इट अबाउट इट ओवर हेयर, बिकॉज पहली बात तो ये कि इसके अंदर आप बहुत डिटेल में एक ऐसी स्पेसिफिक चीज की डिटेल में जा रहे हो जो उन्होंने पूछी नहीं। आप उनसे, आपसे उन्होंने जनरल सवाल किया तो आप जनरल बातें बताओगे। इसका अलग से क्वेश्चन आता है इंपीडेंस मैचिंग वाला, तो उसका आप अलग से आंसर देना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? ऑसिलेशंस होती हैं where acceleration is directly proportional to displacement from equilibrium position and acceleration is opposite to displacement। ठीक है, ये बात है। सो बेसिकली A इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली इक्वेशन जो है वो अप्लाई होती है। वो कह रहे हैं कि एक ट्रॉली ऑफ मास m है, जल्दी जल्दी करते हैं यार, इज हेल्ड between two springs, one spring is the ratio of its spring each have a spring, अच्छा each spring की k value 130 है, spring constant and they're always extended, oscillator is switched off, पहले oscillator switched off है, ट्रॉली को डिस्प्लेस कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, तो पहले फ्री ऑसिलेशंस होने दे रहे हैं ओनली ड्यू टू द स्प्रिंग्स। द ऑसिलेटर इज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, ओनली द ट्रॉली इज ऑसिलेटिंग बिकॉज ऑफ द पुल एंड पुश ऑफ ईच स्प्रिंग। ओके, याद, इस बात को याद रखना कि अभी ऑसिलेटर जो है वो कोई अपना एक्शन नहीं कर रहा, तो दीज आर फ्री ऑसिलेशंस नॉट फोर्स्ड ऑसिलेशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन की जो एक्सप्रेशन है वो नीचे लिखी हुई है। ठीक है, इसमें x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, a जो एक्सेलरेशन है, k वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और m जो है वो मास ऑफ द ट्रॉली है। मास की जो वैल्यू है वो 840 ग्राम्स है। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वेल, अगर आप इस इक्वेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट करें तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये 2k/m के बराबर है, क्योंकि a और x तो वहीं का वहीं है। ये जो 2k/m आ रहा है ये मेरा ओमेगा स्क्वायर की जगह आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर जो होता है, ओमेगा होता है 2πf, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 4π² f²। यहाँ पे आ गया 2k/m, ये वाला 2 काटो, इसको 2 बना दो, और आपने क्या निकालना है? f की वैल्यू निकालनी है। f² विल बी k/m। आगे और क्या आ रहा है? यहाँ पे π² आगे डिवाइड हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, 2 भी यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया f का, इधर भी अंडर रूट लगा दो, इधर भी अंडर रूट लगा दो, आपका f की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई आ जाओ f को निकालें। k की वैल्यू क्या डाली जाएगी? 130। 2 यहाँ पे डाला जाएगा, π² यहाँ पे डाला जाएगा, और मास की जो वैल्यू है वो 0.84 kg में डालनी है। एंड दैट विल हेल्प यू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 2.8 हर्ट्ज। ठीक, अब आप आ जाएं और बात करें द ऑसिलेटर इन बी इज स्विच्ड ऑन। ऑसिलेटर, अब ऑसिलेटर जो है वो स्प्रिंग पे एक बैक एंड फोर्थ एक फोर्स लगाएगा, एक पीरियोडिक फोर्स लगेगी। दीज आर नॉट फोर्स्ड ऑसिलेशंस। और जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज वेरीड, इसे कहते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जा रहा है, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा जा रहा है। The amplitude of the oscillation of the trolley is seen to vary. Amplitude is seen to vary. तो हम खुद से अपने जो oscillations है, ऑसिलेटर के ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है इसको तो रख रहे हैं कांस्टेंट, लेकिन ट्रॉली का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है।
ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से। कह रहे हैं एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम मतलब रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एट द फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड इन बी। जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड इन बी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्री ऑसिलेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो 3 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे खुद से लिखे हैं जो कि उन्होंने नहीं लिखे। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को वेरी करने हैं, रेजोनेंस हो रही है जब मेरी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रही है। स्टेट द नेम ऑफ दिस इफेक्ट, इसे कहते हैं रेजोनेंस। इस इफेक्ट को रेजोनेंस कहते हैं। At any given frequency, the amplitude of the oscillation of the trolley is constant. At any given frequency, the amplitude of oscillation of the trolley is constant. Explain how this indicates that there are resistive forces opposing the motion of the trolley. Right. तो कह रहे हैं कि आपकी जब ये फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं तो ट्रॉली का जो है वो बाद में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो इससे कैसे पता लगता है कि रेजिस्टिव फोर्सेस लग रही हैं, डैम्पिंग हो रही है? भाई देखो, आपको पता है कि जब आप ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो ये आपका एम्पलीट्यूड है और ये आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। जब आप इसको चेंज करते हो तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ इस तरह वेरी करता है और इस जगह पे आपका जो है वो ये वाला जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर जब आती है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी तो आपकी रेजोनेंस होती है एंड यू गेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हो ये रहा है कि एट एनी गिवन फ्रीक्वेंसी द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ट्रॉली इज कांस्टेंट। तो इससे कैसे पता लगता है कि रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रही है, मतलब एज एन डैम्पिंग हो रही है। देखो बेटा, हमारा जो ऑसिलेटर है वो क्या कर रहा होता है, वो ड्राइविंग फोर्स लगा रहा होता है जिसकी अपनी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से। तो हमारे जो ऑसिलेटर है, हमारी जो ट्रॉली है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही होती है और इसलिए वो रेजोनेट करता है, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है और वो चीज़ जो है वो जो FN वाला पॉइंट है उस पर जाके मैक्सिमम हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है। अब हो ये रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा, मतलब कुछ इस तरह के मामला है, कुछ इस तरह के मामला हो रहे हैं। अब हमने ये देखा हुआ कि ये ग्राफ कब बनता है, इस तरह का ग्राफ कब बनता है, ये ग्राफ फ्लैट कब हो जाता है। ये ग्राफ तब फ्लैट होता है जब रेजोनेंस के अंदर डैम्पिंग का इफेक्ट हम देखना शुरू करते हैं। इस ट्रॉली के अंदर अगर आप रेजिस्टिव फोर्सेस, फ्रिक्शन स्लैश एयर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा देते हैं तो ये जो ग्राफ्स हैं दे स्टार्ट टू चेंज लाइक दिस। सो ये पॉइंट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली the amplitude, the peak starts to become smaller and the graph starts to become flat and flat. So why is this happening? Well, this is simply because of the loss of energy. लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है और एनर्जी लूज किस फॉर्म में होती है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से होती है। और रेजिस्टिव फोर्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन वगैरह होती हैं जो कि थर्मल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो लूज करवाती हैं। तो हम यही बताएंगे कि हमारा जो ऑसिलेटर है, यहाँ पे ऑसिलेटर क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, गिव्स एनर्जी टू द सिस्टम, या ट्रॉली लिख दो, बट इट्स एनर्जी इज नॉट इंक्रीजिंग। एज यू कैन सी कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज ही नहीं कर रहा, इट्स एनर्जी इज नॉट इंक्रीजेस। उन्होंने कहा कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, which means energy is lost as thermal energy due to resistive forces, या आप लिख दो बेशक फोर्सेस के नाम लिख दो, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपने बेसिक कॉमन कॉन्सेप्ट जो है यूज करना है। कोई ये रेपिटेटिव सवाल नहीं है, एक तरह से थोड़ा सा रिलेटिवली डिफरेंट सवाल है, बट स्टिल बेसिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने यूज किया कि यार एम्पलीट्यूड क्यों नहीं बढ़ रहा। एक चीज आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ नहीं, डैम्पिंग तो हो रही है, डैम्पिंग की वजह से ही तो एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। अगर डैम्पिंग ना होती तो फिर ये वेरी करता है एम्पलीट्यूड, डैम्पिंग होने की वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो रफली कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रही है? और यही वजह है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है कि एनर्जी जो है वो सिस्टम की इंक्रीज ही नहीं हो रही। सिस्टम जो है अपनी एनर्जी जो ऑसिलेटर से ले रहा है वो हीट की फॉर्म में लूज करता जा रहा है। अच्छा जी, आइडियल गैस
कंटेन्ड इन अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है जी आपके पास, और वो ये कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ द पिस्टन हम आपको दिखा रहे हैं, राइट। Initially, gas has a volume of this and a pressure of this and a temperature of this. Show that the number of gas molecules is this. So n निकालना है, कैपिटल N। आप आइडियल गैस का ये वाला वर्जन यूज कर लो, PV is equals to NKT। PV is equals to NKT आइडियल गैस इक्वेशन का दूसरा वर्जन है, और इसमें आप ऑब्वियसली प्रेशर की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू सब चीज़ें सब्स्टिट्यूट करोगे। प्रेशर एज इट इज सेम यूनिट में आ जाएगा, वॉल्यूम एज इट इज सेम यूनिट में आएगा, क्योंकि मीटर पर मीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है। एन आपने निकालना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है जी, 1.38 टाइम्स 10 टू द पावर -23, आई थिंक, यस, -23 होती है। टेम्परेचर जो वो केल्विन में दिया हुआ है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो एन की वैल्यू आपने शो करनी है कि 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकाल दी। काइनेटिक थ्योरी, यूज काइनेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड, और गैस एक्सपैंड करती है, दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो कह रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी को यूज करके इस बात को एक्सप्लेन करें। वेल, अब आप यहाँ पे ये देखो कि आपका पिस्टन जो है वो एक्सपैंड, ये गैस एक्सपैंड करी क्यों रही है? मूवेबल पिस्टन है, फ्रीली मूवेबल पिस्टन है, लेकिन ये पिस्टन मूव ही क्यों कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो इस पिस्टन को एनर्जी दे रहे हैं। इज दैट ट्रू? ऐसा ही है। और काइनेटिक थ्योरी का मेन आइडिया क्या है टेम्परेचर का? आपको पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक मॉलिक्यूल की, उसका फॉर्मूला क्या है जो आपने पढ़ा हुआ है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है? डिपेंड्स ऑन टी, टी पे आ रहा होता है, और क्या होता है 3/2 kT। एम आई राइट? एम आई टेलिंग यू द राइट फॉर्मूला? आई थिंक यही होता है फॉर्मूला, 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। क्या यही फॉर्मूला है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके हमारा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की, वो गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल जाके हिट कर रहा है पिस्टन को और अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पिस्टन को। तो पिस्टन अगर काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, और अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी का जो मेन आइडिया है वो यही है। यहाँ पे इट ऑल समराइजेस इनटू दिस और द मेन स्क्वायर स्पीड फार्मूला, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू यूज ओवर हियर। तो हम यही बताएंगे, एवरेज KE of molecules is proportional to thermodynamic temperature। पूरी पूरी बात लिखना प्लीज, ठीक है? As molecules transfer their energy to piston, right? तो क्या होगा? Their own KE, their average KE will decrease, so temperature will decrease। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी को लिंक करना, ये है मेन आइडिया। अच्छा जी, गैस एक्सपैंड, सो द वॉल्यूम इंक्रीजेस टू दिस वैल्यू एंड द प्रेशर इंक्रीजेस टू दिस वैल्यू एंड द टेम्परेचर चेंजेस टू दिस वैल्यू। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, वी ऑलरेडी नो दैट। K is the Boltzmann constant, T is the thermodynamic temperature। हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज ऑफ द गैस, नॉट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। ये बात याद रखो कि ये जो है ना, ये आपको सिंगल मॉलिक्यूल का इंक्रीज बताएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन में, और ये लास्ट स्टेप जो है वो अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ, और अक्सर मैंने स्टूडेंट्स के वर्क में भी देखा है कि ये चीज़ भूल जाते हैं। तो इसको इंक्लूड करना लाजमी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी एंड आखिरी स्टेप में जहन में रखना है। तो पहले तो देखो कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, उससे काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी में, वो 3/2 kT होता है। अब K की वैल्यू है 1.38 टाइम्स 10 टू द पावर -23, और यहाँ पे आप डेल्टा टी की वैल्यू डाल दो। तो टेम्परेचर जो है वो पहले कितना था? 310
और बाद में हो गया 288, बट ये तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये कह रहे हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालो। ओ ओके 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 ओके, इन्होंने कहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, बट एक्चुअल में एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा है इंक्रीज, लेकिन असल में एनर्जी हो रही है डिक्रीज। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है। और वो क्यों इंक्रीज का वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप ध्यान में रखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो डेल्टा यू होता है, इसका साइन जो होता है वो पॉजिटिव तब होता है जब एनर्जी इंक्रीज होती है, और अगर एक्चुअल में डिक्रीज हो रही हो तो फिर हम उसको माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिखते हैं। तो जहन में रखने का यहाँ नेगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा। तो आप टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे डालो। अब -288 -310 करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, इट डजंट मैटर। और यू कैन जस्ट डू 310 -288, बट इन योर हेड यू मस्ट रिमेंबर कि ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं कर रही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपने हेड में रखने के बजाय इसको यहाँ पे ही ऐसे वर्किंग कर लेते हैं ताकि नेगेटिव में ही आंसर आए। तो एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो माइनस कितनी आएगी? जो एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जल्दी से चेक करें जी। 1.38 टाइम्स 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे आ जाएगा 288 -310, एंड दैट गिव्स मी -4.554 इंटू 10 टू द पावर -22 जूल्स। अब आपने टोटल डेल्टा यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो n है, और n की वैल्यू कितनी थी जो आपने पहले पार्ट में यहाँ शो की थी? 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इतना कोई मसला नहीं, वो आप कर ही दोगे। n की वैल्यू बेसिकली यहाँ लिखनी है। तो जब ये वैल्यू लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आता है जी -63.7, जिसको आप -64 लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। बट ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। माइनस साइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने कहा इंक्रीज, लेकिन एक्चुअली हो रही है डिक्रीज। अब वो कह रहे हैं जी वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, और ये बाय ही है, वर्क डन बाय द गैस ही है, इट इज बाय द गैस बिकॉज द गैस इज एक्सपेंडिंग, और वो है जी 76 जूल्स का। अब वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? असल में -76 जूल्स होता है। रिमेंबर, इट्स ऑल्सो सपोज टू बी नेगेटिव। तो यूज योर आंसर इन वन, मतलब ये ऊपर वाला आंसर -64 जूल्स वाला, और ये जो 76 जूल, एंड टू एक्सप्लेन वेदर द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम। थर्मल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? वेल, अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज Q प्लस W। ये है -64, Q आपको निकालना है, और ये है -76। वेल, Q की वैल्यू क्या आई? Q की वैल्यू क्या आ रही है एक्चुअली निकाल के दिखा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, यू कैन डू योर वर्किंग हो रही है। सो कितनी आ रही है Q की वैल्यू? कितनी आ रही है? -64 प्लस 76 प्लस 12 आ रही है। तो इसका मतलब आंसर है 2, राइट? सो ऊपर वर्किंग करो, फिर बताओ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द गैस, राइट? लास्ट क्वेश्चन। अर्थ में बी अज्यूम टू बी आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फीयर विद अ मास। अर्थ का मास बता रहे हैं, सैटेलाइट का मास इतना बता रहे हैं जो कि ऑर्बिट कर रही है अर्थ को। पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज 94 मिनट्स। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। प्लीज राइट दिस प्रॉपरली, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम इसको लंबी नहीं करेंगे, जरा टाइम बचाते हैं, जल्दी खत्म करते हैं पेपर। 2 क्वेश्चन छोड़ने के बावजूद इतना टाइम लग गया। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। वेल, सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस, सर्कुलर मोशन है, याद रखें कि आपका अगर सर्कुलर मोशन है तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट पे लग रही है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज mr⍵² और mv²/r। हम इसको mr⍵² लिख लेते हैं। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज g, m बड़ा M अर्थ का मास, छोटा m सैटेलाइट का मास, अपॉन r²।
So this will actually become m cancelled, सैटेलाइट का मास हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब, जिसकी वैल्यू हमें एक्चुअली आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ओमेगा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा gm अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. बट देन यू नीड टू गो अ स्टेप फर्दर एंड रिमेंबर कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन पीरियड, और पीरियड उन्होंने आपको यहाँ पे दिया हुआ बट मिनट्स में दिया हुआ, उसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट्स नो बिग डील, बट जस्ट राइट इट इन टर्म्स ऑफ द पीरियड. सो यहाँ पे आ जाएगा gm, और ये हो जाएगा जी 4 पाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, और यहाँ पे जो t का स्क्वायर है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा तो t स्क्वायर ऊपर आ जाएगा. सो दिस इज एसेंशियली द होल केपलर्स थर्ड लॉ थिंग. केपलर्स थर्ड लॉ ये कहता है कि हमारा जो पीरियड ऑफ द सैटेलाइट है वो रेडियस के स्क्वायर, पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है, पीरियड ऑब्वियसली क्यूब पे डिपेंड करता है. अब ये एक्सप्रेशन यूज करके आप सारी डेटा को डाल के आर की वैल्यू निकाल सकते हो. तो आपने करना ये है कि जी की वैल्यू डालनी है 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर -11. उसके बाद आ जाता है m मास ऑफ द अर्थ, ये इतना है. पीरियड की वैल्यू आप सेकंड्स में कन्वर्ट करके डालोगे, पीरियड की वैल्यू सेकंड्स में कन्वर्ट करके डालोगे, सो दैट्स 94 मिनट्स हैं, तो इनको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको जाहिर सी बात है स्क्वायर करना मत भूलना, टी के ऊपर स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, एंड दिस होल थिंग नीड्स टू बी क्यूब रूट. इसका क्यूब रूट लेना इसलिए लाजमी है क्योंकि आप आर क्यूब था लेफ्ट साइड पे. सो व्हेन यू डू ऑल ऑफ दैट, व्हाट डू यू गेट एज योर फाइनल आंसर? सेकंड्स में आप जो है वो, सॉरी सेकंड्स में नहीं, आप मीटर्स में रेडियस की वैल्यू निकाल रहे हैं, और आपका आना चाहिए रेडियस 6.9 टाइम्स 10 टू द पावर 6. ओके ओके राइट. अब आगे चलेंगे, और हमने रेडियस निकाल लिया. अब वो कह रहे हैं जी रॉकेट्स ऑन द सैटेलाइट आर फायर्ड, सो सैटेलाइट्स एंटर्स अ डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट विद अ पीरियड ऑफ 150. तो सैटेलाइट को ऑब्वियसली दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है. अब सैटेलाइट को दूर लेके जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब जो न्यू रेडियस है, न्यू रेडियस जो है वो इसका ये है, ये आपने शो करना है. तो क्योंकि सैटेलाइट का पीरियड चेंज हुआ है, बड़ा है, तो रेडियस भी बड़ा ही होगा, सैटेलाइट दूर गई है. अब वो जो नए ऑर्बिट में गई है सैटेलाइट, मतलब ये अर्थ है, ये न्यू, ये ओल्ड ऑर्बिट है, और अब ये न्यू ऑर्बिट है. दिस इज द ओल्ड ऑर्बिट, दिस इज द न्यू ऑर्बिट. अब इसको आप इस ऊपर वाले फैक्ट को यूज करोगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें जी m अपॉन 4 पाई स्क्वायर एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो एसेंशियली इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि आपका जो r क्यूब है और टी स्क्वायर है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ है. और इस चीज को आप दोबारा से ऊपर वाली पूरी कैलकुलेशन दोबारा कर सकते हो, यू आर लाइक टोटली अलाउड टू डू दैट, कि आप ये पूरा फॉर्मूला दोबारा लगाओ और यहाँ पे 150 इंटू 60 कर दो. सो पूरी पिछले पार्ट की वर्किंग सेम वही रखोगे, सिर्फ इसके अंदर यहाँ पे 150 चेंज कर दोगे 94 की जगह, और आपका आंसर ये आ जाएगा. बट आई जस्ट वांट टू शो यू अ डिफरेंट वे इन लाइक, इसका करने का दूसरा तरीका ये कि आप इस फैक्ट को यूज करो ना कि यार ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और थोड़ी सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. इससे जो हम फॉर्मूला बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, R1 अपॉन R2 का यहाँ पे आएगा क्यूब, और T1 अपॉन T2 का यहाँ पे आएगा स्क्वायर. इस तरह से आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. R2 आपने निकालना है, R1 आपको पता है, T1 आपको पता है, T2 आपको पता है, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू. सो अब यहाँ पे करोगे, R1 कितना था 6.9 टाइम्स 10 टू द पावर 6 पुरानी वैल्यू. R2 कितना है नहीं पता आपको, लेकिन यहाँ पे लगेगा होल स्क्वायर. उसके बाद T1 कितना था, अब मिनट्स में लिखो वैल्यू या सेकंड्स में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो क्योंकि एज लॉन्ग एज द यूनिट्स आर द सेम ऑन ईच साइड इट डजंट मैटर, प्रोपोर्शनैलिटी है, रेशियो है. तो पुराना जो टाइम था वो था 94, नीचे आपका जो नया टाइम है वो 150 है, लेकिन यहाँ पे क्यूब करना लाजमी है. रीअरेंज करो, R2 की वैल्यू निकालो, आनी चाहिए 9.4 टाइम्स 10 टू द पावर 6 मीटर्स. ठीक है, तो ये आप रेडियस की न्यू वैल्यू शो करते हो. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका वही है कि ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो और सिर्फ 94 के बजाय 150 लिख दो और पूरा आंसर वही आ जाएगा. इतना आसान. खत्म नहीं हो रहा है यार क्वेश्चंस.
अच्छा जी, स्टेट विद अ रीजन वेदर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वेल भाई सैटेलाइट पहले थी, समझ लो यहाँ पे पहले आपकी सैटेलाइट इस वाले रेडियस में ऑर्बिट कर रही थी, पुराने रेडियस में। अब वो नए रेडियस में, इंक्रीज्ड रेडियस पे ऑर्बिट कर रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाता है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लेते हैं। एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है -Gmm/r। आर के बढ़ने से ई की वैल्यू कम हो रही है। ई का मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है विदाउट अ डाउट, बट ई इज अ नेगेटिव वैल्यू। ई इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है एक्चुअली ई जो है वो लेस नेगेटिव हो रही है। लेट सपोज ई की अगर पहले वैल्यू थी -1000 और अब न्यू वैल्यू ई की है -800, तो ई इंक्रीज हुआ है एक तरह से। तो हम समझाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी असल में बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो हम ये बताएंगे कि सेपरेशन बढ़ी है, राइट, सेपरेशन इंक्रीज हुई है, रेडियस इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए एनर्जी जो है वो हम बताएंगे कि वो भी इंक्रीज हुई है। सेपरेशन इंक्रीज, तो ईपी भी हुई है इंक्रीज। एक तरीका तो ये है। तो ये दूसरा आप ये बता दूं कि क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, आप ये बता सकते हो वर्क इज डन against the gravitational force which is obviously towards the earth, so EP increases whenever you go against the gravity, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, and whenever you go with the field, along the field lines or along the force, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। दो ऑल्टरनेट मेथड्स हैं एक्सप्लेन करने के। लास्टली डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन जीपीई ऑफ द सैटेलाइट। वेल, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो अभी मैंने आपको बताया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -Gmm/r। आर स्क्वायर नहीं लगाते। अब आपने 2 दफा जो है वो सैटेलाइट की वैल्यू निकाल, आपने जो है वो EP1 की वैल्यू निकालनी है पुरानी वाली। उसमें आपका m, बड़ा M छोटा m, इन सब की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी r की वैल्यू होगी पुरानी वाली, वो कितनी थी? 6.9 टाइम्स 10⁶। ये वैल्यू यहाँ पर डलेगी। और आपने जो न्यू वाली जीपी निकालनी है उसमें भी ये सब का सब सेम रहेगा, सिर्फ आर की जो वैल्यू चेंज होगी वो कितनी हो जाएगी? 9.4 टाइम्स 10⁶। अब न्यू जीपीई पुरानी वाली और जीपीई नई वाली निकालो और उनका जो है वो डिफरेंस निकाल दो। तो आपने ओल्ड वाली जीपीई निकाली और न्यू वाली जीपीई निकाली, ठीक है। ये वाली GMMM की वैल्यूज तो सेम रहेंगी। यहाँ पे 6.67 टाइम्स 10⁻11 ये मास ऑफ द अर्थ और ये मास ऑफ द सैटेलाइट, ये सब गिवन है। सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू चेंज होगी। माइनस साइन डालो या ना डालो इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप चेंज निकाल रहे हो। तो इससे आ जाएगा आपके पास चेंज, और चेंज का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.9 टाइम्स 10⁻10। तो तरीका तो समझ में आ गया, आई थिंक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो दैट इज द होल पेपर, ठीक है, हो गया। हमने उल्टे ऑर्डर में किया था, 2 क्वेश्चन करने के छोड़ने के बावजूद जो है तकरीबन 2 घंटे लग गए। एनीवेज, चलें जी, ये आई थिंक लास्ट सेशन था हमारा पास पेपर का। रमज़ान के अंदर और कोई सेशंस हो नहीं सकेंगे, और दिस इज बेसिकली द 7th सेशन दैट वी हैव हैड। सो आई गेस ईयरली सेशंस के लिए ये अब काफ़ी है। बाकी अपनी जो रेगुलर क्लासेस हैं और P5 की क्लासेस हैं वो रखेंगे, और मे बी वी कैन हैव revision sessions in between of certain topics, but past paper session के लिए this is it. Okay, thank you. Allah Hafiz.